नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारा हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट आता है, जिसमें कि हम आपको संपूर्ण हिंदी का रिवाइज करा रहे हैं। और आज जो है हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? 14 है। तो और जिसमें हम संपूर्ण हिंदी की जो बात कर रहे हैं, संपूर्ण हिंदी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डेली 2 बजे आपको मिलेगा दोपहर में। ठीक है, हिंदी का है। और प्रैक्टिस देखिए, कनिष्ठ सहायक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो कनिष्ठ सहायक के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी परीक्षाओं में, जैसे कि बीपीओ आपका जैसे हो सकता है, बीपीओ परीक्षा, ठीक है, आपका इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल, ठीक है, और आपका यूपी पुलिस, ठीक है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें आपकी हिंदी का माध्यम दिया गया होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन जो है बेटा, वो पहला और दूसरा क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं यही है। देखो क्या है, काव्य में कितने रसों को माना जाता है? काव्य में कितने रसों को माना जाता है? 6, 7, 9, 10। तो सबको पता होगा इस बारे में, काव्य में कितने रसों को माना जाता है। कुल रसों की संख्या जो होती है वह आपकी 11 होती है, परंतु यहाँ पर इस टाइम कितने हैं? 9। तो कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। सभी बच्चों को यहाँ पर पता होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ रसों की संख्या बात करें तो यहाँ पर एक जो होगा वो श्रृंगार रस होगा, श्रृंगार रस होगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो रस होता है, हास्य रस होता है। तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस, वीर रस हो चुका है। चौथे पर नंबर पर अगर हम ले में, तो वीर रस के बाद में रौद्र रस हो चुका है। क्या हो चुका है? रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस हो चुका है। फिर करुण रस हो चुका है। क्या हो चुका है? करुण रस। ठीक है, छठे पर अगर हम ले में यहाँ पर करुण रस के बाद में, तो हम लेते हैं भयानक रस, भयानक रस हो जाता है। और भैया आपका 2, 2, 4, 2, 6, 7 बजे हो जाएगा, वो हमारा भयानक रस के बाद में हो जाएगा विभत्स रस, विभत्स रस हो जाएगा। विभत्स रस के बाद में आपका अद्भुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्भुत। क्या हो जाएगा? अद्भुत। अद्भुत होता है, हो जाएगा। 9 में जो हो जाएगा वो शांत हो जाएगा, शांत। ये वाले 9 माने गए हैं। तो श्रृंगार रस की क्या होती है? रति होता है, स्थायी भाव। हास्य रस का हास होता है। ठीक है, वीर रस का जो है उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध होता है। करुण रस का जो होता है, करुण रस का होता है वो आपका होता है शोक। करुण में क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, भयानक में भय होता है। ठीक है, विभत्स रस जो होता है, विभत्स रस उसमें विस्मय होता, क्या होता है? विभत्स रस में ऐसा मान चलिए घिनौना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जुगुप्सा, जुगुप्सा। क्या बोलते हैं? जुगुप्सा हो जाएगा। अद्भुत में क्या हो जाएगा? अद्भुत में विस्मय। अद्भुत में क्या हो जाएगा? विस्मय, विस्मय हो जाएगा। शांत रस में जो हो जाएगा वो आ जाएगा निर्वेद। क्या आ जाएगा? निर्वेद, निर्वेद। तो ये होते हैं आपके रस। कितने क्या होते हैं? रस। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? काव्य में 9 मानी गई है। श्रृंगार रस में रति, हास्य रस में हास, वीर रस में उत्साह, रौद्र रस में क्रोध, करुण रस में शोक, भयानक रस में भय, और विभत्स रस में जुगुप्सा, अद्भुत रस में विस्मय, शांत रस में निर्वेद। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, स्थायी भावों की संख्या कितनी कुल मानी गई है? कुल कितनी मानी गई? तो यहाँ पे भी कितनी मानी गई है? 9 स्थायी, मतलब कितनी मानी गई है? 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो दोनों क्वेश्चन जो थे इसी चीज़ पर डिपेंड थे, दोनों क्वेश्चन जो थे इसी पर डिपेंड थे। ठीक है, श्रृंगार रस। अब देखिए क्या होता है कि श्रृंगार रस से ही, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रस राज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रसराज? क्यों? अब बताइए। देखिए, नाटक में कितने रस होते हैं? नाटक में कितने रस होते हैं? तो इनकी संख्या 8 होती है, क्योंकि नाटक में कौन सा रस नहीं लिया जाता? शांत रस जो है नहीं लिया जाता। रसराज इसलिए कहा जाता कि इसमें देखो श्रृंगार रस भी होता है, ठीक है, और वात्सल्य भी होता है, और भक्ति रस भी होता है, भक्ति भी होता है। और दोनों जो होते हैं वो इसी के बने हुए होते हैं। इसलिए पूरे रसों में जो है क्या होता है? राजा होता है। पूरे रसों में क्या होता है बेटा? राजा होता है पूरी तरीके। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन आपको समझना है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन दोनों समझेंगे यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है,
वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। वह अगले वर्ष आएगा, इसमें समझिए क्या है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक होता है, एक होता है कर्ता कारक, ठीक है, एक होता है कर्म कारक, एक होता है करण कारक, ठीक है, एक होता है संप्रदान, संप्रदान, ठीक है, कौन सा होता है? संप्रदान। एक होता है अपादान, अपादान, कौन सा होता है बेटा? अपादान। तो कर्ता होता है, कर्म होता, करण होता, संप्रदान होता, अपादान होता, ठीक है, अपादान होता है। ये अभी कितने हैं? आपके 5 हो चुके हैं, ठीक है, 5 हो चुके हैं, ठीक है। एक होता है आपका संबंध, फिर अधिकरण, संबोधन, संबंध, अधिकरण, अधिकरण और संबोधन, संबोधन। अब देखिए इसमें क्या होता है, संबोधन में होता है ओ और ओह, ठीक है, ये होता है। अधिकरण में में होता है, पर होता है। संबंध में का, की, के, रा, री, रे, वही होता है। अपादान में से होता है, ठीक है। संप्रदान से के लिए होता है, के लिए, ठीक है। करण में से होता है, कर्म को कहते हैं, कर्ता नहीं कहते हैं। तो ये तो बच्चा याद करता ही है, ये तो हर बच्चे को याद होगा। मैं एक बार इसको ये देख लेता हूँ कि आपको ये कलर सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये तो सबको होता ही है पता, ये बेटा ये तो सभी को पता होता है, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इनसे भी अलग बताती हैं, जो इनसे भी आपको बताती है। जैसा करता है, आपको क्या करना चाहिए? क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। तो क्या हो जाएगा? राम ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पर क्या है? कौन कर रहा है क्रिया? राम कर रहा है, तो ने आ जाएगी विभक्ति। कर्म कारक जो होता है वो होता है क्रिया का प्रभाव, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कर्म कारक होता है क्रियात्मक का प्रभाव जिस पर पड़ता है, तो उसमें विभक्ति आती है को। जैसे अमित ने खाना खाया, तो प्रभाव किस पर पड़ा? खाने पर, ठीक है। करण कारक जो होता है क्रिया का साधन, क्रिया का साधन, क्रिया का साधन क्या होता है? बच्चे मोबाइल से सॉन्ग मतलब गाने सुनते हैं, बच्चे मोबाइल से गाने सुनते हैं, तो गाने सुनने का साधन क्या हो गया? मोबाइल, ठीक है। संप्रदान के लिए जिसके लिए क्रिया की जाती है, वह बच्चों के लिए अमरूद लाया, तो किसके लिए का अमरूद लाया? बच्चों के लिए आया। अपादान जो होता है अलग करने के लिए होता है, से संबंध में जो काकी के होता है। अधिकरण क्रिया का आधार जो होता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, टीचर कुर्सी पर बैठा है, अध्यापक मेज पर बैठा है, समझ गए नहीं? इस तरीके से तो क्रिया का जो आधार है वो क्या कहते हैं? हमारा अधिकरण कहते हैं। संबोधन वो होता है संबोधन जिसको संबोधित किया जाता है, यानी कि संबोधित संज्ञा, जिन शब्दों से संज्ञा को संबोधित किया जाता है, तो वो होती है हमारी संबोधित संज्ञा। तो इस तरीके से यहाँ से अगर हम बात करें, तो कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, सही बन जाएगा? वो बन जाएगा वह अगले वर्ष आएगा, तो वो बन जाएगा संबंध कारक। तो इसका संबंध किससे है? वर्ष से, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? अगले वर्ष। तो अगले वर्ष ये कौन सा है? अगला शब्द जो होता है वो कौन सा होता है? अगला, पीछा, आगे, पीछे जो सब होता है, तो ये कौन से में आ जाएगा? ये आपका हो जाता है अव्यय में। और कैसे में आता है? संबंध में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बन जाएगा बेटा सी, वो बन जाएगा सी। कौन सा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यही हमारा जो है आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है पांचवा भी। पांचवा क्वेश्चन अच्छा है। ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति है। तेल देखो, तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल की बजाय को थाल, दूध का दूध, पानी का पानी होना, तू डाल डाल में पात पात। ये आपका क्वेश्चन है, आपने हिसाब लगा ही लिया होगा कौन सा आंसर होगा। बताइए कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक ठाक न्याय का मतलब कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होने को कहते हैं, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी होने को बोलते हैं, ठीक है, कि दूध का दूध हो गया और पानी का पानी हो गया। क्लियर इतनी बात? बताइए हाँ या ना। ठीक, आगे है आपका छठा क्वेश्चन, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा क्या है? थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में लगना। तो क्या हो जाता? थूक कर चाटना। कहते हैं भाई तूने तो मना किया था कि मैं
उससे बात नहीं करूँगा, फिर तूने उससे बात शुरू कर दी, तो इसी को क्या कहा गया कि तूने थूक कर चाट लिया। क्या करा तुमने? थूक कर चाट लिया। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है बेटा? 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए थाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। जल्दी बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बनेगा? तो ये इसमें क्या आ जाएगा? हाँ, यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसी एकाध बात और देखने के, एकाध बात और देखने में, देखने को आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध में जो है यहाँ दिक्कत है, तो ये वाला जो है अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन देखेंगे, 8वां 9वां 10वां तीनों क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 8वां 9वां क्वेश्चन इसमें 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, ठीक है, स्कूल, स्टोव, केतली। तो क्या हो जाएगा? केतली हो जाएगा आपका। 9वां क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किस से मानी जाती है? मागधी से, अर्धमागधी से, खसमागधी से, खसभ्रंश है, और या फिर आपके शोरसैनी से। तो आपको सबको पता है शोरसैनी से मांगी जाती है। ठीक है बेटा, सबको पता है शोरसैनी से मांगी जाती है। अब देखिए मागधी अपभ्रंश जो होता है, मागधी अपभ्रंश आपको सबको पता है 6 भेद होते हैं अपभ्रंश के। तो मागधी में कौन कौन सा होता है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। तो बिहारी, बांग्ला, असमिया, बिहारी, बांग्ला, असमिया, उड़िया। ठीक है, इसमें तो होते हैं ये। अर्धमागधी जो होती है, अर्धमागधी बेटा, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। ठीक है, कौन सी होती है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बघेली, पूर्वी हिंदी भी होती है, बघेली भी होती है, अवधी छत्तीसगढ़ी, अवधी छत्तीसगढ़ी ये होती है इसमें। ठीक है बेटा, खस में जो होती है, खस में पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, तो ये होती हैं। शोरसैनी अपभ्रंश जो होता है, शोरसैनी में हिंदी होती है, पैनिक पश्चिमी हिंदी होती है। क्या होती है? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी होती है, और राजस्थानी होती है, राजस्थानी होती है, खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली होती है, गुजराती होती है। ठीक है भैया, तो ये होती हैं यहाँ पर। ठीक है, गुजराती होती है। ठीक है, और एक होती है आपकी ब्रज भाषा। कौन सी होती है? ब्रज भाषा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके यहाँ से होती हैं। तो 4 ये हो चुके हैं। अब आपकी महाराष्ट्री बची है एक। तो एक क्या होती है? महाराष्ट्री। ठीक है, कौन सी बची है? महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। और महाराष्ट्री में कौन सी होती है? मराठी। एक आपकी खस, कौन सी खस तो हो गई है? ब्राह्मण बची है। कौन सी बची है? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण का ही एक रूप होता है पैसाची। कौन सा होता है? पैसाची। पैसाची में कौन कौन सी आती है? सिंधी आती है, सिंधी आती है। कौन सी आती है? सिंधी आती है, पहाड़ी आती है। ठीक है, ये आती है। ठीक है, सिंधी, पहाड़ी, ठीक है, ये आपकी आती हैं। तो ये आपकी हो चुकी है सारी। यानी कि मैंने आपको बताया है कि हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं अगर हम बात करेंगे तो? अपभ्रंश के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। 4 ये हो चुके हैं। ठीक है, एक आपका महाराष्ट्री हो गया और एक ब्राह्मण हो चुका है। ठीक है, ब्राह्मण। अब महाराष्ट्री में होती है मराठी, ब्राह्मण में होती है पैसाची और सिंधी, मराठी। ठीक है, और आपकी मागधी में होती है बिहारी, बांग्ला, असमिया, उड़िया। ठीक है, अर्धमागधी में होती है पूर्वी हिंदी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। खस अपभ्रंश में होती पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। शोरसैनी में होती पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, खड़ी बोली, गुजराती, ब्रजभाषा। ठीक है, इतनी बात आपको जो है माइंड में रख लेनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपका जो है बहुत अच्छे से स्कोर बना देंगे, बहुत अच्छे से। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से आपका स्कोर बना देंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन आता है। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस है बिल्कुल, गीतावली भी है, श्री कृष्ण गीतावली भी है। तो भक्तमाल नहीं है। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की, नाभादास की। ठीक है, 1500 आई थिंक 1530 के समथिंग जो है ये लिखी गई थी, 1530 से 21। तो किसकी है भक्तमाल? वह है नाभादास की। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर आपको इतना विश्लेषण मिल जाए, तो कैसा रहेगा? आपको अगर ऐसा विश्लेषण मिल जाए हिंदी में
तो कैसा रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी हिंदी जो है ना बिल्कुल ओपन कर दी है तुम्हारे लिए। हिंदी में एक एक बात आपको ओपन कर दी है। ठीक है भैया, चलिए नोट कर लिया हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन है आपका, 11वां क्वेश्चन है एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एड़ियाँ साफ करना, परिश्रम करना, बहुत धोखा कर परेशान करना। तो यहाँ पर होता बहुत परिश्रम करना। ठीक है, होता बहुत परिश्रम करना हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। तो यहाँ पर हो जाएगा, बताओ जल्दी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये दो हैं आपके ऑप्शन। ठीक है, दोनों में बताओ तो कौन सा ठीक है। ठीक है, एड़िया साफ करना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जल्दी बताओ, देखता हूँ कितने बच्चों का सही आंसर आएगा। जल्दी बताओ क्या होगा। सही है, तो जल्दी जो करते हैं परिश्रम करना बोलते हैं, मगर इसमें क्या होता सही, वो होता बहुत दौड़ धूप करना। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, सुनो सुनो वह गा रही है। नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्रोध चाहे जितना भी हो मनुष्य द्वारा। तो देखिए क्या है, सुनो सुनो हो जाएगा, सही है। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य, ये भी सही है। तो आपका कौन सा बचा, 12वां गलत है। उन्होंने कहा ये शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर दो जगह अल्प विराम नहीं आएगा, बहुत दूर से आ रहा है। ये कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा बेटा, वह दूर से। ठीक है, फिर आ जाएगा बहुत दूर से आ रहा है। बस इतना करना है। ठीक है, ए विकल्प आपका यहाँ से बन जाएगा सही। ठीक है भाई, ए विकल्प जो है बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, उसने आपको निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए वाक्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक तो होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है, एक होते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है, किस पर आधार। इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 3 होती है। इनमें पहला जो होता है वो होता है सरल वाक्य, दूसरा जो होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा होता है, संयुक्त। तीसरा जो होता है वो होता है एक मिश्र वाक्य। कौन सा होता है, मिश्र वाक्य। तो यहाँ सरल वाक्य दिया है। ठीक है, सरल वाक्य दिया है, इसे किस में बनाना है, मिश्र वाक्य में। तो देखिए सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। कौन सा होता है, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में इसलिए किंतु परंतु होते हैं, मिश्र वाक्य में काकी के होते हैं। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हो गया। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने आप को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। मैंने क्या किया गया, उसने आप अपने को निर्दोष घोषित किया, ये क्वेश्चन है। तो अपने के लिए बात आई है, किसके लिए बात आई है, अपने के लिए बात आई है। तो क्या है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि यहाँ अपने के लिए क्या आएगा, मैं आएगा। अपने के लिए क्या आएगा, मैं आएगा। तो आपका कौन सा सही हो गया, ए पार्ट जो है मतलब आपका सही हो गया। कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो गया। यही आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपका यही है बेटा। तो इसी तरीके से जो है आप अपना क्वेश्चन बना सकते हो, इसी तरीके से जो है अपना क्वेश्चन ये बना सकते हो। बिंदास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखेंगे। ठीक है, 14 और 15 देखेंगे। क्वेश्चन है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। ठीक है, देखा गया हो तो हो किस में आता है, आपका संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल और संभाव्य भूतकाल। जल्दी बताओ क्या है, देखा गया हो। तो जब तक आपको पूरा पता नहीं होगा जब तक काम चलेगा नहीं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, संभाव्य भूतकाल। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3 काल होते हैं। काल जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। एक तो होता है भूतकाल, क्या होता है भूतकाल, इसके 6 भेद होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, इसके 5 भेद होते हैं। एक होता है भविष्य काल, क्या होता है
भविष्यकाल, इसके 3 होते हैं। तो इनके ओपन करने की ज़रूरत है नहीं, आपको सबको पता ही होगा, पढ़ा रखे हैं। तो इसलिए मैंने बस ये संख्या पूछी जाती है या फिर ये पूछा जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो। इंद्रजियत, इंद्रिय निग्रह, ठीक है, इंद्रियातीत, इंद्रधनुष। जल्दी बताओ इसमें क्या है क्वेश्चन, जल्दी आपको पता होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? ये बन जाएगा इंद्रियातीत, इंद्रियातीत जो उनसे बाहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र का अभद्र होता है, ठीक है, ठीक है। भय का साहस होता है, ठीक है। मूढ़ का ज्ञानी होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा आ गया? मान्य का अमान्य होता है, मान्य का क्या होता है? अमान्य। तो धान्य नहीं होता। तो ये वाला जो है ये सही है, मगर ये वाला जो है गलत है यहाँ। तो मान्य का क्या होता है? अमान्य होता है। यहाँ कर क्या कर रखा है? धान्य। मान्य का कर रखा है इन्होंने, धान्य का रखा, इस वजह से यही जो है आपका वो गलत है। ठीक है बच्चा, चलिए 17वां क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है मेरे फिलहाल कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाचक है? किसका? मस्तक का पर्यायवाचक है। तो लाल, ललाट, लालिमा, ललाई। तो लाल जो कहते हैं प्यार से कहते हैं, रंग भी होता है प्यार से, पुत्र को कहते हैं। लालिमा, लालिमा जो कहते हैं वो क्या किसे कहते हैं? यौवन को कहते हैं, ठीक है। यौवन को भी लालिमा कहते हैं, ठीक है, ये विशेषण होता है। ललाई कुछ होता नहीं, ललाट कहते हैं मारो इसके ललाट पर। तो मस्तक का क्या हो जाएगा? ललाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मस्तक का क्या हो जाएगा? ललाट। ठीक है, नेक्स्ट है, सीता, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। तो यहाँ पर सखियों सहित है, तो भेद बताना। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक और विस्मादि बोधक। तो यह क्या हो जाएगा? संबंध बोधक आ जाएगा, क्योंकि सहित गई है। तो सहित जो अव्यय होता है वो कौन सा होता है? संबंध बोधक। अव्यय जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4। अव्यय जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। दूसरा होता है समुच्चय, समुच्चय बोधक, ठीक है। फिर होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक। फिर होता है आपका विस्मय, विस्मय आदि बोधक। कौन सा होता है? विस्मय आदि बोधक। तो यही 4 आपके होते हैं, ठीक है भैया, यही 4 आपके होते हैं। ठीक, इसमें आपका जो है वो कौन सा है? संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक जो है बताता है यह क्या है? जोड़े को। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? जैसा आपको सभी को पता है समास जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो होता है अव्ययव, अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। फिर आपका जो होता है कर्मधार्य, कर्मधार्य समास होता है। फिर आपका द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है, ठीक है। फिर आपका एक को पता होगा द्वंद्व, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। फिर आपका बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ इसमें बताना है, देखिए इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें जो होता है तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा वाला पद, ठीक है। यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। यहाँ कोई पद भी प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो देखिए अव्यय में क्या होता है? अव्यय शब्द लगा होता है। तो प्रत्यंग का क्या करेंगे? प्रति प्लस के अंग, यानी कि अंग के अनुसार, अंग के अनुसार क्या बनेगा? अंग के अनुसार। तो क्या बन जाएगा? प्रति आ गया, तो आपका आ गया अव्यव समास। ऐसा ढूंढना है। एक यहाँ पर आता प्रत्यक्ष, ये तो प्रत्यंग था, ये था प्रत्यंग। एक आता आपका प्रत्यक्ष, क्या आता? प्रत्यक्ष। तो क्या आता है? प्रति प्लस के अक्ष, अक्ष, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अक्ष के अनुसार, यानी अक्ष के अनुसार, अनुसार मतलब अक्ष मतलब आँख के अनुसार या आँख के सामने, ठीक है। तो प्रत्यक्ष होता है आँख के सामने, आँख के सामने। प्रति अंग, अंग के समान या अंग के अनुसार, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? अव्यव समास बन जाएगा, ठीक है। प्रतिदिन, प्रति प्लस के दिन, तो प्रतिदिन भी हो जाएगा। यथा संभव, यथा संभव हो जाएगा। भर प्लस पेट हो जाएगा, भर प्लस के पेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? आपके वो अव्यव समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपको बनाना था, ठीक है। बस इतना ही काम करना है, और तो ज़्यादा काम यहाँ पर करना है नहीं।
देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है आपका, 20वां क्वेश्चन है चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। बच्चों को पता है कितनी होती हैं, 16 होती हैं। कितनी होती हैं, 16 होती हैं। उसी क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। ठीक है, अब ये गद्यांश है। गद्यांश पर दिए गए प्रश्न है। गद्यांश में नीचे है धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जा रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से और तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासु हुई है और उसे हर बात में तर्क बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान आदि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य का असहाय कर देता है। इस विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्म बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध आदि भौतिकवादी होने में है, परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य के जीवन में यह। चलो ये छोड़िए आगे है। अब यहाँ सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है विज्ञान किस पर विश्वास करता है, परलोक पर, स्वर्ग पर, नरक पर, तो किस पर करता है, सत्य पर करता है। मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है, स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से, उपरोक्त 3 कारणों से। तो तीनों ही कारण सही हैं। ठीक है, अंधविश्वासी नहीं बनता, स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग का आकर्षण से कि मुझे स्वर्ग में जाना होगा, नरक के डर से कि मैं नरक में चला जाऊँगा, मैंने गलत काम कर दिए। ठीक है, तो इन तीनों से क्या बन जाता, अंधविश्वासी बन जाता। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के के 2 पहलू होना। एक सिक्के के 2 पहलू होने का मतलब क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू होना तो दोगुना लाभ, धन की हानि, एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण हारित, तो दोनों दुगुना लाभ होना। ठीक है, ये हो जाएगा। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति, आध्यात्मिकता, भौतिकवाद या सत्य की खोज। तो कौन सा होता है, सत्य की खोज होता है। तो लेखक मतलब देखने की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, गद्यांश में बार बार जाने की ज़रूरत भी नहीं है। 25वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेखक के अनुसार विज्ञान किस आश्रित किया गया, तर्कहीन विश्वास, प्रमाण, भय, ईश्वर की कल्पना। तो प्रमाण पर बात करता है, किस पर बात करता है, प्रमाण पर। ठीक है, अब आ जाते हैं 26वें क्वेश्चन के साथ हम किस पे क्वेश्चन पर, 26वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। और 26वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा है, 26वां क्वेश्चन मोस्ट है। तो 26वें क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। देखिए, मुख कमल समीप सजे थे, 2 किस लिए दल पुराइन के, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। तो जब तक इन अलंकारों को पता नहीं होगा आपको, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा अलंकार क्या होते हैं। तो एक तो होता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार जो होते हैं बेटा वो कौन कौन से होते हैं। तो शब्द अलंकार में आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है, अनुप्रास होता है। ठीक है, अनुप्रास के बाद में आपका देखो यमक होता है, यमक होता है। ठीक है, यमक के बाद में अगर हम बात करें तो एक आपका सलेस होता है। कौन सा होता है, सलेस होता है। और वक्रोक्ति होता है। क्या होता है, वक्रोक्ति। तो ये तो आप याद कर लो 4 शब्द अलंकार। इसके बाद जो होते हैं वो अर्थ अलंकार होते हैं। अर्थ अलंकार में कौन कौन से होते हैं, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थालंकार, अर्थ अलंकार में उपमा होता है, उपमा होता है, रूपक होता है। ठीक है, अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति होता है। चलिए ये सारे जितने भी और बचे हैं वो सब इसी को होते हैं, टाइम ना गलाएं। ठीक है, तो क्या है, मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसली कान, यानी कि मुख कमल समीप, यानी कमल के समान जो है मुख के पास में, यानी कि जैसे इसका मतलब जो है मुख कमल समीप, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर समझिए, इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे कि कमल रूपी मुख के समान, कमल रूपी मुख के समीप, कमल रूपी मुख के समीप, यानी क्या, कमल रूपी मुख के समीप। अब रूपी आया है, कमल रूपी मुख के समान, तो क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। सजे थे 2 किस लिए दहल पुराइन के, यानी कि 2 मतलब क्या बोला है, 2 नवीन कान किसके, जो सुशोभित हो रहे थे। कैसे बताओ, कैसे, जो उन्होंने कहा है कि मुख कमल समीप सजे थे, यानी कि मुख कमल रूपी मुख के समीप में 2 कान, नए नवीन कान, पंखुड़ी के तरह, जैसे कमल की पंखुड़ी होती है, कमल के पत्ते होते हैं, उनके तरह जो है 2 कान भी जो है दिख रहे हैं उसके रूपी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है देखो, उस काल, 27वां क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, तनु मतलब शरीर कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी उस काल मारे क्रोध के
तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो देखिए मनहु जनहु तनहु आ चुका है, तो किस में आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाएगा, मनु तनु जनहु। इसमें तो क्या कहा है, उस काल के मारे क्रोध के, जब उन्हें अपने पुत्र अर्जुन को अपने पुत्र के अभिमन्यु के जब मरने की खबर, चक्रव्यूह में घिरने की खबर आती है, तो उनका शरीर जो है कांपने लगता है और इतना गुस्सा आता है उन्हें कि जैसे मानो कि उनके मतलब हवा के जो वेग से, यानी कि सोता हुआ सागर, जैसे कि उनके तन बदन पूरा खुमार सा उठ गया हो। अगर यहाँ पर आता है तो रौद्र रस, अगर रस की बात करते तो कौन सा आता है, रौद्र रस आता है अगर रस होता तो, मगर अलंकार है तो कौन सा, उपेक्षा। ठीक है, अब आगे है उदित उदयन गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, किसके संत सरोज सब, हर्षे लोचन मृग। तो इस पंक्ति में क्या है, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, किसके विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन मृग। तो देखिए उदित उदय गिरि मंच पर, उदित गिरि मंच पर का मतलब क्या है कि उदित यानी ऐसा कह सकते हैं उदांचल पर्वत के समान बने विशाल मंच पर। कैसे मंच पर, विशाल मंच पर, उदित गिरि मंच पर, यानी कि जो उदित उच्च जो गिरि पर्वत था उसके विशाल मंच पर, रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल यानी कि रघुबर बाल पतंग, रघुबर किसके हैं, श्री राम को। तो श्री राम चंद्र जी ने बाल रूप, क्या है, बाल पतंग, बाल रूपी, ठीक है, क्या कह सकते हैं, बाल रूपी मुख के उदित होने से, बाल रूपी मुख से क्या है, यानी बाल रूपी सूर्य के उदित होने से। जैसा ऐसा मान के चलिए, जब श्री राम जी जो है अपने मंच पर बैठे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि बहुत ऊंचे पर्वत पर जो है उनका बाल रूपी जो है सूर्य दिखा, चमका, और उसी को सबको देख कर जो है ना संत जो है कमल की तरह खिल उठे। समझ गए नहीं, कमल की तरह खिल उठे, उनके नैन जो थे वो भंवरों की तरह आकर्षित हो गए। तो इस चीज़ को देखकर जो है वो क्या हो गए, चौकन्ने हो गए। तो वो कौन सा आ गया, जो आ गया रूपक अलंकार। तो कौन सा आ गया भैया, रूपक अलंकार यहाँ से इसका बन जाएगा। ठीक है, चलिए 29 और 30 देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, 30 ही प्रैक्टिस कराते हैं हम इसकी। ठीक है, यह फूले कास सकल मही छाए जनु, फिर जनु आ गया तो कौन सा आ जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार आ जाएगा। खगकुल बोल रहा था, रेखांकित शब्द में क्या है, तो खगकुल, तो आपका आ जाएगा यमक अलंकार। क्या आ जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, जब एक यमक अलंकार में क्या होता है, जब एक जितनी बार शब्द आए और हर बार शब्द अलग अलग लेकर आए तो उस समय पर क्या होता है हमारा, वो होता है यमक अलंकार। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा हिंदी का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सेशन बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और इसी प्रकार के सेशन पाने के लिए जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन 2 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट आता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।